जैसे ही अविन की जेब से वो एंटीक बॉक्स नीचे गिरा तो उसे देखकर सब हैरान हो गए। अविन को एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो फिर से कोई और नई मुसीबत में फंस गया। वो बॉक्स एक छोटी सी पेटी की तरह था जिस पर गोल्डन कलर से बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई थी। नीचे गिरते ही वो बॉक्स खुल गया था। उस बॉक्स में राख रखी हुई थी जो अब वहां फर्श पर फैल गई थी। इस सिचुएशन में अविन बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। अविन जल्दी से नीचे झुका और बॉक्स को सीधा किया। तभी उसकी नजर उस बॉक्स के ऊपर लगी हुई ब्लैक एंड व्हाइट एक तस्वीर पर पड़ी। वो नहीं जानता था कि वो किसकी तस्वीर है और इस वक्त इसके बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं था। वो जल्दी जल्दी फर्श पर बिखरी राख को उस बॉक्स में इकट्ठा करने लगा। सभी लोग अविन की इस हरकत को देख रहे थे और अविन भी बार बार हड़बड़ाहट में कभी एके को देख रहा था तो कभी मिस्टर और मिसेस ओबरॉय को। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि अविन ने अपनी पैंट की जेब में इतना बड़ा बॉक्स कैसे रखा। वान्या अविन के इस तरह के मैजिक को पहले भी देख चुकी थी। वो तो अब उसे अपना सुपर हीरो मानने लगी थी। उसने एक्साइटेड होकर अविन के पास आकर पूछा, ये क्या है? अविन के पास वान्या के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इस वक्त उसका जवाब देना भी जरूरी था। उसने हकलाते हुए कहा, ये वो मेरे लैंडलॉर्ड ने इसे मंगाया था। अविन को खुद अपनी कही ये बातें बेवकूफों जैसी लगी, लेकिन इस वक्त उसे कोई और जवाब नहीं सूझ रहा था। अविन ने बड़ी फुर्ती से राख को बॉक्स में इकट्ठा किया और वो बॉक्स अपने हाथ में लेकर खड़ा हो गया। अविन को डर था कि अब एके भी उससे इस बॉक्स के बारे में पूछेंगी, लेकिन लकीली अविन के जवाब पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मिस्टर ओबरॉय अविन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, यंग मैन, थैंक यू वेरी मच। मैं पहले ही मिस कोहली से कह चुका हूँ कि मेरी वान्या को मुझ तक सही सलामत पहुँचाने वाले को मैं 5 करोड़ का रिवॉर्ड दूंगा। मिस्टर ओबरॉय की ये बात सुनकर अविन शॉक्ड हो गया। उसने अभी तक अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए भी एक साथ नहीं देखे थे और यहाँ मिस्टर ओबरॉय उसे 5 करोड़ देने की बात कर रहे थे। अविन का फैमिली बैकग्राउंड और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। उसने कॉलेज की पढ़ाई भी पार्ट टाइम जॉब करते हुए पूरी की थी और स्टीफेंस हाई स्कूल में जॉब करने के बाद भी वो अब तक अपने लिए कोई खास सेविंग नहीं कर पाया था। जिस कार से वो कई बार स्कूल आता था वो उसके किसी दोस्त की थी। अविन ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो मिस्टर ओबरॉय ने उससे फिर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन ये ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है यंग मैन। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए इस रिवॉर्ड पर तुम्हारा पूरा हक बनता है। एके अविन को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। कुछ देर पहले वो उससे कोई भी रिवॉर्ड लेने से मना कर चुका था, इसीलिए वो ये सोच रही थी कि अविन अब क्या जवाब देगा। क्या वो 5 करोड़ का रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेगा? तभी अविन बोला, इस स्कूल का टीचर होने के नाते यहाँ के सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी भी बनती है। मैं इसके लिए आपसे कोई रिवॉर्ड नहीं ले सकता सर, मुझे मेरे काम की सैलरी मिलती है। अविन का ये जवाब सुनकर मिस्टर और मिसेस ओबरॉय दोनों ही शॉक्ड हो गए। उनके लिए भले ही 5 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अविन जैसे लड़के के लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी। अविन ने बड़ी ही आसानी से 5 करोड़ रुपए लेने से मना कर दिया था। अविन की ऑनेस्टी देखकर मिस्टर ओबरॉय उससे बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने एक बार फिर से उसे 5 करोड़ ले लेने को कहा। यंग मैन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 5 करोड़ रुपए तुम पूरी जिंदगी जॉब करके भी कमा नहीं पाओगे। आई थिंक यू शुड टेक इट। अविन ने बहुत ही पोलाइटली टोन में जवाब दिया, थैंक यू सर, पर मैं अपनी सैलरी में ही खुश हूँ। एके अविन को कुछ देर पहले जानती तक नहीं थी, लेकिन कुछ ही घंटों में अविन से वो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई थी।
अविन को वो केवल इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रही थी कि उसने उसके दादू की खोई हुई घड़ी लाकर दी थी, पर जब अविन ने दोनों ही बार रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया तो उसकी इस बात ने उसे ज्यादा इम्प्रेस किया। एके अच्छी तरह जानती थी कि 5 करोड़ की कीमत क्या होती है और अविन की जगह अगर कोई और होता तो वो मिस्टर ओबरॉय से 5 करोड़ लेकर दूसरे दिन ही जॉब छोड़कर चला जाता। मिस्टर ओबरॉय ने अब अविन को रिवॉर्ड लेने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया और वो एके से थोड़ी देर कुछ बातें करने के बाद वहाँ से चले गए। वान्या और मिसेस ओबरॉय भी उनके साथ चले गए थे। अब एके के ऑफिस में एके के साथ केवल अविन ही मौजूद था। एके के ऑफिस के बाहर निकलने के बाद मिस्टर ओबरॉय के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही सीरियसनेस आ गई। वो आयरा के सामने वान्या से उस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते थे। अपनी BMW कार में बैठने के बाद उन्होंने वान्या के केस को हैंडल कर रहे इंस्पेक्टर विक्रम को कॉल किया और वान्या के मिसिंग होने की अपनी कंप्लेन वापस ले ली। शहर के मिलेनियर होने के बावजूद भी मिस्टर ओबरॉय मीडिया से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने सोर्सेस का यूज करके अभी तक वान्या के मिसिंग होने की खबर मीडिया से छिपा कर रखी थी। वो अब इस मैटर को यहीं खत्म भी कर देना चाहते थे, लेकिन वान्या के साथ एक्चुअली क्या हुआ और अविन ने उसे कैसे बचाया, ये सवाल उन्हें अभी तक परेशान कर रहे थे। ओबरॉय ने वान्या से पूछा, तुम कह रही थी तुम्हें कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, क्या ये सच है या तुम कोई बात छिपा रही हो? ओबरॉय इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस मूड में थे। वान्या को ये अच्छी तरह से पता था कि उनको जब तक सच का पता नहीं चल जाता वो उससे सवाल पूछते ही रहेंगे। वान्या ने हाईवे के पास जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मिस्टर ओबरॉय को बता दिया। उसने उनको ये भी बताया कि कैसे अविन ने अपनी पॉकेट से बंदूकें निकालकर गुंडों को डरा कर भगा दिया, लेकिन उसने सच बताने में भी बड़ी स्मार्टनेस दिखाई। उसने अविन की पॉकेट से निकले हुए वेपन के बारे में कुछ इस तरह से झूठ बोला कि मिस्टर ओबरॉय को उसकी बात पर विश्वास करना पड़े। वान्या की पूरी बात सुन लेने के बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाया और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए बोले, मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश जिस किसी भी गैंग ने की है उसका पता लगाओ और स्टीफेंस हाई स्कूल के उस टीचर। ऐसा कहते हुए मिस्टर ओबरॉय ने वान्या की तरफ देखा। वान्या फोन पर हो रही उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अपने डैड के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो तुरंत समझ गई कि वो अविन का नाम भूल गए हैं। वान्या ने मुस्कुराकर कहा, अविन सर। मिस्टर ओबरॉय ने फोन पर कहा, हाँ, स्टीफेंस हाई स्कूल के टीचर अविन के बारे में भी पता करो। अगर वो सही में अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान है तो हमारे एलिगेंट नाइट क्लब की ओनरशिप को उसके नाम पर ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू कर दो। किसी का एहसान लेना ओबरॉय फैमिली की शान के खिलाफ है। इतना कहने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया और मिसेस ओबरॉय की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। दूसरी तरफ एके के ऑफिस में अविन अभी तक चुपचाप वो बॉक्स हाथ में लिए उसके सामने खड़ा था। वो एके से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था कि उसने एके की हील्स गायब कर दी है। आयरा मुस्कुराकर अविन को बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रही थी। अविन आयरा को बार बार नजरें चुरा कर देखने की कोशिश कर रहा था। आयरा बहुत सुंदर थी। अविन जितनी भी लड़कियों से अब तक मिला था उनमें से कोई भी आयरा जितनी सुंदर नहीं थी। वो आयरा की पर्सनैलिटी से भी बहुत इम्प्रेस था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आयरा की ये सॉफ्ट और स्वीट आवाज सुनकर अविन अलर्ट हो गया। अब आयरा उसके काफी नजदीक आकर खड़ी हो गई थी। ये देखकर अविन की हार्ट बीट तेज हो गई। कुछ देर पहले उसने इसी ऑफिस में आयरा को कविश से रूट टोन में बात करते हुए देखा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आयरा की आवाज इतनी सॉफ्ट और स्वीट भी हो सकती है। अविन ने पोलाइटली जवाब दिया, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। अविन जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहता था। अभी थोड़ी देर पहले उसके मैजिकल वॉलेट से निकले बॉक्स के बारे में सोचकर वो परेशान हो रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलकर उस बॉक्स के बारे में पता करना चाहता था। अविन का जवाब सुनकर आयरा ने उसके और करीब आकर पूछा, क्या मैं इतनी ज्यादा रूड हूँ कि तुम
हर बार मुझसे पूरी बात किए बिना ही यहाँ से भाग जाना चाहते हो? अविन को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आयरा उससे ऐसा कुछ कह देगी। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एके। एक्चुअली यू आर वेरी स्वीट। स्वीट क्या, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अविन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आयरा उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगी। अविन भी फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। जब उसे एहसास हुआ तो वो भी एकदम चुप हो गया और आयरा को हंसते हुए देखने लगा। आज से पहले उसने आयरा को कभी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। उसने क्या, शायद किसी ने आयरा को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। तभी आयरा ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और सोफे पर बैठते हुए बोली, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग मैन। ठीक है, तुम अभी जाना चाहते हो तो इट्स ओके, गो। मैं बाद में वक्त निकाल कर तुमसे फिर मिलूंगी। अविन अपने जवाब से ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हो गया था। फिर आयरा का ऐसा जवाब सुनकर उसने फौरन कहा, थैंक यू एके, और जल्दी में वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, इसी चक्कर में उसका पैर चेयर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरने के साथ ही उसने हाथ में जो पकड़ रखा था वो भी उसके हाथ से दूर जाकर आयरा के पैरों के पास गिर गया। पर अविन की किस्मत अच्छी थी कि इस बार वो बॉक्स फिर से नहीं खुला। अविन जल्दी से उठा और बिना देर किए उसने आयरा के पैर के पास पड़े उस बॉक्स को भी उठा लिया। उसे डर था कि एके उससे इस बॉक्स के बारे में फिर से कोई सवाल जवाब न करने लगे। अविन ने एके को देखा। एके के चेहरे पर ढेर सारे सवाल थे, लेकिन अविन बोला सॉरी और वहां से निकल गया। ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में आते ही उसने लंबी गहरी सांस ली। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो वहां से जाने लगा। तभी दो लड़के उसके पीछे से दौड़ते हुए आए। उनमें से एक लड़का अविन से टकरा गया। अविन के हाथ से वो बॉक्स छूटकर एक बार फिर से नीचे गिर गया। अविन उस लड़के से कुछ कहता इससे पहले ही वो उसे सॉरी कहकर वहां से चला गया। उस बॉक्स में रखी हुई राख एक बार फिर से फर्श पर फैल गई। अविन नीचे झुककर जल्दी जल्दी राख को उस बॉक्स में वापस डालने लगा। उसे डर था कि कहीं आवाज सुनकर एके बाहर ना आ जाए। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर लगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर चली गई, जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। अविन उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे वो पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जमना लाल बजाज। अविन मन ही मन कुछ सोच कर बोला, अब ये जमना लाल बजाज कौन सी नई मुसीबत है। अविन ये सोच कर परेशान हो रहा था। राख को बॉक्स में इकट्ठा करते हुए वो बार बार यही सोच रहा था कि जमना लाल बजाज है कौन। तभी उसे याद आया कि जब वो एके के ऑफिस में था तब कविश के मुंह से ही उसने बजाज सरनेम सुना था। वो फिर से खुद से बोला, कहीं इस जमना लाल बजाज का कनेक्शन कविश बजाज से तो नहीं है। इसके साथ ही उसे कविश की दी हुई धमकी भी याद आ गई। वो मन ही मन बोला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये राख चाहे कविश के किसी रिश्तेदार की हो या फिर किसी और की, इसे कहीं पानी में फेंक दूंगा और मेरा काम खत्म। तभी उसकी नजर उससे वहीं कुछ दूर पड़े एक छोटे से ब्लैक कलर के बैग पर पड़ी। ये बैग उस राख के साथ बॉक्स से ही गिरा था। अविन उसे अपने हाथ में लेकर देखने लगा, लेकिन जब उसने फिर से जमीन की तरफ देखा तो हैरान हो गया। आखिर अब क्या देखा होगा अविन ने? ये कैसा बॉक्स है? इसमें किसकी अस्थियां हैं? और क्या अविन का अंदाजा सही है? क्या सच में इसका कविश बजाज के साथ कोई कनेक्शन है? अविन बुरी तरह से घबराया हुआ था। जमीन पर बिखरी राख अब वाइट कलर के लिक्विड में बदल गई थी और वो लिक्विड बहते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। अविन ये देखकर बहुत हैरान था। उसे डर इस बात का था कि अगर ये लिक्विड बहते हुए नीचे चला गया तो सबको पता चल जाएगा। कुछ सोचकर उसने उस छोटे ब्लैक बैग को अपने जैकेट की जेब में रखा और फिर जल्दी से उस लिक्विड को बॉक्स में भरने लगा। कुछ ही देर में वहां सब क्लीन हो गया था। काम खत्म होते ही वो जल्दी से बाहर आ गया। उसी वक्त बजाज हाउस, दिल्ली।
पिछले आधे घंटे से किसी बात को लेकर पूरे घर में हड़बड़ी मची हुई थी। बजाज हाउस कविश बजाज और उसके भाइयों की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जिसे उसके दादा जमना लाल बजाज मरते वक्त विरासत में छोड़ गए थे। बजाज फैमिली शहर की सबसे रिच फैमिलीज में से एक थी। जमना लाल बजाज अपने पीछे बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे। बजाज फैमिली पूरे शहर में फास्ट फूड आउटलेट्स की वजह से फेमस थी, जिसकी फ्रेंचाइजी उन्होंने इंडिया के दूसरे शहरों में भी खोल रखी थी। जमना लाल बजाज की डेथ को 1 साल होने वाला था, पर उनके परिवार ने उनकी अस्थियां अभी तक विसर्जित इसीलिए नहीं की थी क्योंकि जमना लाल बजाज ने मरने से पहले अपनी ये इच्छा बताई थी कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक उनके छोटे पोते कविश की शादी नहीं हो जाती। कविश आयरा से शादी करना चाहता था, लेकिन आयरा 2 बार उसके साथ अपनी एंगेजमेंट पोस्टपोन कर चुकी थी। इसी बीच कविश के दादा जमना लाल बजाज की डेथ हो गई। आधे घंटे पहले बजाज हाउस के छोटे से मंदिर में रखा हुआ जमना लाल बजाज का अस्थि कलश कहीं गायब हो चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चारों ओर से सिक्योरिटी से घिरे हुए बंगले के अंदर से बजाज फैमिली की इतनी इम्पोर्टेंट चीज आखिर गायब कैसे हो गई। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए गए थे, लेकिन उस बात का कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पूरी बजाज फैमिली अचानक हुए इस इंसिडेंट को लेकर बहुत परेशान थी। आज बजाज फैमिली का सभी जगह जो नाम था वो केवल उनके दादा जमना लाल बजाज के कारण ही था। उन्हीं की मेहनत की वजह से बजाज फैमिली की गिनती आज शहर के टॉप 10 रिच फैमिलीज में होती थी। यही वजह थी कि आज उनके मरने के बाद भी घर के सारे मेंबर्स उनकी बहुत इज्जत करते थे। बजाज हाउस के बड़े से हॉल में इस वक्त पूरी बजाज फैमिली मौजूद थी। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर अस्थि कलश कहाँ चला गया। जमना लाल बजाज के जाने के बाद कविश का बड़ा भाई राहुल बजाज ही अब फैमिली का हेड था। कविश के डैड जब कविश 7 साल का था तभी गुजर गए थे। राहुल बजाज कविश का सबसे बड़ा भाई था। राहुल अपने दोनों भाइयों से इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए बोल रहा था, इस घर में आज तक किसी की एक सुई तक चुराने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में दादाजी की अस्थियों का अचानक से गायब हो जाना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। राहुल की इस बात पर उसके दूसरे भाई दीपक ने जवाब दिया, भाई दादाजी की अस्थियां चुराकर कोई क्या करेगा। इस पर राहुल ने उससे कहा, ये खबर अगर मीडिया में चली गई तो हमें बहुत नुकसान होगा। हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर हमारे साथ कोई इमोशनल ड्रामा खेलकर हमें हमारे कस्टमर्स की नजरों में गिराना चाहते हो। कविश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि उसके दादाजी की अस्थियां किसी ने चुरा ली या वो कहीं खो गई। उसने बड़ी बेपरवाही से राहुल से कहा, ब्रो अब जो होना था सो हो चुका। मान लीजिए कि आपको दादाजी की अस्थियां वापस मिल भी गई तो आप ये कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि वो अस्थियां उन्हीं की हैं? कविश की बात लॉजिकल थी, लेकिन राहुल के लिए इस वक्त लॉजिक से ज्यादा उसके इमोशंस मैटर करते थे। उसने कविश की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे कविश, क्योंकि तुमने कभी भी किसी के इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना सीखा ही नहीं है। कविश इस बात को लेकर राहुल के साथ डिस्कशन पर उतर गया। उसने राहुल से कहा, ब्रो इस जमाने में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आप जैसे इमोशनल फूल के साथ कोई भी बड़ी आसानी से फ्रॉड कर सकता है। इंसान मरने के बाद ये देखने नहीं आता कि उसके बाद उसकी फैमिली में क्या हो रहा है। राहुल ने बड़े ही ध्यान से कविश की बात सुनी और बोला, तुम तुम्हारी जगह सही हो सकते हो कविश, लेकिन दादाजी की अस्थियां अगर हमें वापस नहीं मिली तो हमारी फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये भी हो सकता है कि हमारी अभी तक बनी बनाई रेप्यूटेशन खत्म हो जाए। राहुल की बात कविश और दीपक दोनों ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन दीपक अपने बड़े भाई राहुल की किसी भी बात के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। पर कविश को राहुल की कही ये बात बेवकूफों जैसी लगी। उसने राहुल से कहा, दादाजी की अस्थियां फैमिली की रेप्यूटेशन कैसे हो सकती है, और उसके हमारे पास ना होने से कौन सी बड़ी मुसीबत आ जाएगी? एक्सप्लेन करेंगे आप?
राहुल के लिए कविश को कन्विंस करना मुश्किल था। उसने बजाज फैमिली का एक सीक्रेट बताते हुए उसे कहा, दादाजी के पास हमारी फैमिली का एक सीक्रेट था। इनफैक्ट वो एक तरह से वेल्थ क्रिएशन का भी एक सीक्रेट था, जिसे वो बहुत संभाल कर रखते हैं। मरने से पहले उन्होंने वो सीक्रेट मुझसे शेयर किया था और उनकी डेथ के बाद मैंने वो सीक्रेट उनकी अस्थियों के साथ ही छिपा कर रख दिया था। कविश राहुल की इस बात पर जोर से हंस दिया और बोला, ब्रो, यहाँ मेरे माथे पर गधा लिखा हुआ है क्या? राहुल कविश से सच बोल रहा था, लेकिन कविश को यही लग रहा था कि वो उससे झूठ बोल रहा है। आज तक उसके दादाजी का वो सीक्रेट फॉर्मूला राहुल के अलावा किसी को भी पता नहीं था। कविश का रिएक्शन देखकर राहुल ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और दीपक मिलकर उनकी अस्थियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी फैमिली का वो सीक्रेट अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। राहुल अपनी बात कहकर वहां से चला गया। उसके पीछे दीपक भी वहां से चला गया। कविश के लिए उसके दादाजी की अस्थियां कोई मैटर नहीं करती थी। इस वक्त उसके दिमाग में आज आयरा के ऑफिस में हुई उसकी इंसल्ट वाली बात ही घूम रही थी। वो अविन को किसी भी कीमत पर स्टीफेंस हाई स्कूल से बाहर कर देना चाहता था। ऐसा करना उसके लिए मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन आयरा की मर्जी के बिना ये आसान भी नहीं होने वाला था। उसने कुछ सोचा और स्टीफन के एक स्टाफ को कॉल लगाया। ये स्टाफ और कोई नहीं, विनय ही था। कॉल कनेक्ट होते ही कविश बोला, विनय, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये सुन विनय बहुत खुश होकर बोला, जी सर, बोलिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कविश ने कहा, अविन देसाई नाम का कोई लड़का सीनियर डिवीजन में टीचर है। तुम्हें उसके अगेंस्ट केस बनाकर मिस कोहली के सामने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो उसे तुरंत फायर कर दे। कविश की ये बात सुनकर विनय मन ही मन बोला, अब इन्हें क्या बताऊं कि मैं कब से इसी कोशिश में लगा हूँ। फिर उसने फोन पर कहा, अविन देसाई, वो मेरी नजर में कब से है, लेकिन मिस कोहली उस लड़के से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं। वान्या ओबरॉय को ढूंढ कर लाने के बाद तो वो सबकी नजरों में हीरो बन चुका है सर। मुझे नहीं लगता एके अब उसे फायर करेंगी। कविश उसे लालच देते हुए बोला, तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़? विनय का मुंह खुला का खुला रह गया था। कविश ने एक बार फिर कहा, हाँ 1 करोड़। विनय बहुत खुश होकर बोला, डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। ये सुन कविश फोन काटकर अपनी गाड़ी में बैठ कहीं चला गया। अविन उस लिक्विड को बॉक्स में इकट्ठा करने के बाद स्टाफ रूम में आ गया था। स्टाफ रूम में इस वक्त कोई नहीं था। स्कूल के वर्किंग आवर्स पूरे हो चुके थे, इसीलिए सारे टीचर्स जा चुके थे। इतना सब होने की वजह से अविन लेट हो गया था। स्टाफ रूम में एंटर होते ही वो चेयर पर अपनी डेस्क के पास बैठ गया और जमुना लाल बजाज की अस्थियों के बारे में सोचने लगा। अगर ये जमुना लाल बजाज कविश के रिश्तेदार हैं, तो मुझे ये अस्थियां बजाज फैमिली को लौटा देनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? ये मेरे पास आई कैसे? और इस लिक्विड को देखकर कौन मुझ पर विश्वास करेगा कि ये उनके जमुना लाल की अस्थियां ही हैं? तभी उसे कुछ याद आया और उसने फौरन ही अपनी जैकेट से वो छोटा सा ब्लैक बैग निकाला जो उसे उन अस्थियों में मिला था। उसे टेबल पर रख वो बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगा। फिर खुद से बोला, क्या हो सकता है इसमें? खोल कर देखूं? अविन इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था, इसीलिए उसने ज्यादा ना सोचते हुए उसे खोलने का फैसला किया। और जब उसे खोला तो उसमें उसे एक छोटी सी प्लेट मिली। ये प्लेट ऑर्डिनरी प्लेट से कुछ डिफरेंट थी। उसने इस तरह की प्लेट कभी नहीं देखी थी। ये प्लेट रेड कलर की थी। उसके सेंटर में इंग्लिश में सन लिखा हुआ था। अविन को वो बहुत अजीब सी लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है क्या और क्यों ये मुसीबत उसके गले पड़ी है। तभी उस प्लेट में उसे कुछ और भी दिखाई दिया। प्लेट में जहां इंग्लिश में सन लिखा हुआ था, उसके आसपास बहुत ही छोटे छोटे कुछ नंबर्स प्रिंट थे। अविन जो अब तक कंफ्यूज्ड था, वो ये देखकर और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया।
उसके जादुई वॉलेट से अब तक जो भी चीजें निकली वो थोड़ी अजीबोगरीब जरूर थी, लेकिन सुबह से उसके साथ हो रहे इंसिडेंट से उसे इतना तो विश्वास हो गया था कि जादुई वॉलेट से निकली हर चीज रियल होती है। अविन अभी भी उस प्लेट को अजीब तरीके से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या करे। उसे तो ये भी ठीक से नहीं पता था कि ये सारी चीजें कविश बजाज की फैमिली से रिलेटेड है भी या नहीं। फिर वो इंटरनेट पर बजाज फैमिली के बारे में पढ़ने लगा। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। ये तपन सिंघानिया का कॉल था। तपन सिंघानिया अविन का यूनिवर्सिटी क्लासमेट था और हॉस्टल में रूममेट भी। अभी तपन दिल्ली में ही एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था। अविन के कॉल उठाते ही तपन ने पूछा, अविन तू आज रोनित की पार्टी में आ रहा है ना? रोनित भी अविन का यूनिवर्सिटी क्लासमेट ही था, जो उन दिनों कॉलेज में यूनियन लीडर हुआ करता था। अविन ने कहा, नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा, रोनित ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया है। अविन का जवाब सुनकर तपन ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, ये रोनित अभी भी तुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये सुन अविन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रोनित काफी रिच फैमिली से था। वो अविन को हमेशा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश करता था। पैसों की वजह से उन दिनों कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स रोनित से बहुत इन्फ्लुएंस थे। अविन ने जब तपन की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो तपन ने कहा, अविन, रिया नेगी यूएस से वापस आ गई है। आज वो भी आ रही है रोनित की पार्टी में, तो उससे मिलना नहीं चाहेगा? कॉलेज में रिया नेगी सभी लड़कों के दिलों की धड़कन थी, लेकिन अविन के लिए वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल थी। रिया आयरा जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन आयरा के कंपैरिजन में वो कुछ ज्यादा ही गोरी थी। अविन उसके कर्ली हेयर और हंसते वक्त गालों में पड़ने वाले डिंपल की वजह से उस पर फिदा था। पहले दिन से ही अविन के मन में रिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। वो उसे लेकर रोमांटिक सपने भी देखा करता था, लेकिन ये बात उसके सिवाय किसी को नहीं पता थी, रिया को भी नहीं। कॉलेज खत्म होते ही रिया मास्टर्स के लिए यूएस चली गई थी और फिर धीरे धीरे अविन भी उसे एक कॉलेज क्रश समझकर भूल गया। आज पूरे 2 साल बाद फिर से रिया का नाम सुनकर वो सरप्राइज्ड हो गया था। रिया का जादू फिर से उसके मन में रोमांटिक फीलिंग ले आया था। तपन की बात सुनकर अविन अब तक रिया के ख्यालों में ही खोया हुआ था। तपन ने जब काफी देर तक अविन की आवाज नहीं सुनी तो उसने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अविन जल्दी से बोला, अब तू इतना कह ही रहा है तो मैं जरूर आऊंगा। इस बहाने पुराने दोस्तों से मिलना भी हो जाएगा। ये सुन तपन मुस्कुरा दिया और बोला, रिया नेगी चीज ही है ऐसी जिसका नाम सुनकर कोई भी लड़का उससे मिलने का एक मौका तो जरूर लेना चाहेगा। तो फिर मिलते हैं आज रात 10 बजे एलिगेंट नाइट क्लब में। अविन ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। क्या अविन जमनालाल बजाज की अस्थियां और बजाज फैमिली का वो सीक्रेट उन्हें वापस करेगा? क्या होगा जब वो रिया से मिलने रोनित की पार्टी में जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।